एक खतरनाक सीन जो हमने वहाँ देखा वो अनबियरेबल था कि उसने अपने बच्चे को अपने हाथ में समेट रखा है। सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, प्रशासन, सब लोग बुरी तरह रो रहे थे। जो इवन जो हमको जानते भी थे उस बच्चे को देख के बहुत रो रहे थे। April 30, 2026, नर्मदा रिवर, जबलपुर। एक रेस्क्यूअर था। अर्ली मॉर्निंग वो पानी में उतरा था, हाथ में टॉर्च और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। उसे एक बॉडी ढूंढनी थी। जब उसने पानी के अंदर देखा तो वो वहीं रुक गया। उसने बॉडी को पुल करने की कोशिश की लेकिन वो हिली नहीं। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी नहीं। फिर उसे समझ आया क्यों। वो एक माँ थी और उसने अपने बेटे को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि रेस्क्यूअर्स दोनों को अलग नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की स्टोरी नहीं है, ये नेग्लिजेंस की स्टोरी है, इग्नोर्ड वार्निंग्स की और उन डिसीजंस की जिन्होंने लोगों को सीधा मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट जबलपुर क्रूज ट्रेजेडी। बरगी डैम जबलपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नर्मदा रिवर पर बना हुआ एक टूरिस्ट स्पॉट, वीकेंड गेटवे। लोग यहाँ क्रूज करने आते हैं, सनसेट देखने, फोटोज लेने और कुछ देर के लिए सिटी की बिजी लाइफ भूल जाने। लेकिन जो लोग इस पानी के ऊपर मुस्कुराते हुए फ्लोट करते हैं, उन्हें अक्सर ये नहीं पता होता कि वो किस चीज के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। नीचे, इस पानी के नीचे 162 गांव दबे हुए हैं। जब ये डैम बना 1974 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1990 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तब नर्मदा वैली के 162 गांव पानी में डूब गए। 1 लाख से ज्यादा लोग, उनके घर, उनके खेत, उनके मंदिर, उनकी पूरी जिंदगी, सब कुछ इस रिजर्वेयर के नीचे चला गया। गवर्नमेंट ने प्रॉमिसेस किए थे, हर डिस्प्लेस्ड फैमिली को जमीन मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रिहैबिलिटेशन होगा, लेकिन कई लोगों के लिए वो प्रॉमिसेस सिर्फ कागज तक रह गए। बरगी में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कुछ फैमिलीज को तो 2-2 बार अपना घर छोड़ना पड़ा। पहले डैम के लिए, फिर रिहैबिलिटेशन साइट्स भी पानी में बह गई। कॉम्पनसेशन बहुत कम था और नए जीवन की गारंटी लगभग थी ही नहीं। ये पानी जिसके ऊपर आज टूरिस्ट क्रूज करते हैं, किसी का घर था, किसी की जमीन थी, किसी की यादें। और अब इस पानी ने एक और ट्रेजेडी देखी, लेकिन इस बार गांव नहीं डूबे बल्कि पेइंग टूरिस्ट डूबे। लेकिन इस स्टोरी को और ज्यादा डिस्टर्बिंग एक और चीज बनाती है। ये ट्रेजेडी सिर्फ नेचर की वजह से नहीं हुई, सिस्टम भी इसमें कहीं ना कहीं मौजूद था। 30 अप्रैल, एक नॉर्मल थर्सडे इवनिंग, बरगी डैम रिजर्वेयर पर टूरिस्ट आ रहे हैं। फैमिलीज, कपल्स, बच्चे, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई हॉलिडे ट्रिप पर है। एक फैमिली दिल्ली से आई है, फादर, मदर, एक बेटी और एक छोटा सा बेटा। सब नॉर्मल लग रहा है, सिर्फ एक चीज नॉर्मल नहीं है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एक दिन पहले ही वार्निंग इशू कर चुका था जबलपुर रीजन के लिए। 40 से 45 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवाओं का अलर्ट। वार्निंग डॉक्यूमेंटेड थी, ऑफिशियल थी और रिकॉर्ड पर भी थी। फिर भी शाम 4:30 पर क्रूज रिजर्वेयर में उतर गया। 43 पैसेंजर्स, 2 क्रू मेंबर्स और बोट धीरे धीरे शोर से दूर निकल गई। और यहाँ एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट ऑपरेटर का क्रूज नहीं था। ये क्रूज ऑपरेट कर रहा था मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रन, सरकार का क्रूज। सेफ्टी कंसर्न्स भी वही सिस्टम हैंडल कर रहा था और बाद में इंक्वायरी भी। जब ऑपरेटर और ओवरसाइट सिस्टम दोनों इफेक्टिवली सेम स्ट्रक्चर के अंदर हों तो अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। आयरनी तो ये है कि इन्वेस्टिगेशंस भी वही सिस्टम करता है जिसके डिसीजंस पर सवाल उठ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और पानी अभी भी शांत लग रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 6:15 तक। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। शाम के करीब 6 बजे नर्मदा के ऊपर का आसमान अचानक बदलने लगा। लिटरली मौसम ने एक शार्प टर्न लिया। हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। क्रूज अनस्टेबल होने लगा। एक सर्वाइवर थे, वो उस क्रूज पर अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थे। उनके अकॉर्डिंग क्रूज स्ट्रॉन्ग वेव्स में फंस गई थी। लगभग आधे घंटे तक केओस था। चेयर गिर रही थी, टेबल स्लाइड कर रहे थे, लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। वुमेन और चिल्ड्रन बहुत डर गए थे। आधा घंटा, 30 मिनट्स। और इस पॉइंट पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, लाइफ जैकेट्स कहाँ थे?
कई सर्वाइवर्स के एलिगेशंस हैं या तो लाइफ जैकेट्स अवेलेबल नहीं थे या फिर तब दिए गए जब क्रूज ऑलरेडी सिंक होना शुरू हो चुका था। सर आप रिक्वेस्ट है कि व्यवस्था ठीक कराओगे, किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद ही आके निकाल कर लाए। कुछ पैसेंजर्स ने ये भी क्लेम किया कि कोई प्रॉपर इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे, ना क्लियर इवैक्यूएशन प्रोसेस, ना इमीडिएट रेस्क्यू रिस्पांस। आईएमडी की वार्निंग के बाद क्रूज ऑपरेट करना पहला मेजर लैप्स था, इमरजेंसी प्रोसेस सफिशिएंट ना होना दूसरा, और ट्रेंड इवैक्यूएशन रिस्पांस का अनक्लियर होना तीसरा। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि ये टूरिज्म एक्टिविटी इस रिजर्वेयर में सालों से चल रही थी, लेकिन सेफ्टी सिस्टम्स कितने सफिशिएंट थे ये ट्रेजेडी के बाद बहुत बड़ा सवाल बन गया। शाम करीब 6:15 पर क्रूज खमारिया टापू के पास पलट गया। 45 लोगों में से लगभग 28-29 लोग एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के द्वारा रेस्क्यू कर लिए गए। बाकी लोगों की सर्च रात भर चलती रही और अगले दिन रेस्क्यूअर्स ने पानी के अंदर जो देखा वो उनमें से कई लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। 1 मई की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा था। एक डाइवर पानी के अंदर गया, हाथ में टॉर्च, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0। उसने पानी के नीचे एक बॉडी देखी, उसने उसे खींचने की कोशिश की, वो हिली नहीं। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी नहीं। फिर उसने टॉर्च नीचे की और देखा वो एक औरत थी और उसने अपने छोटे से बेटे को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि जैसे लास्ट मोमेंट तक वो उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। रेस्क्यूअर्स उन्हें अलग नहीं कर पाए, दोनों को साथ ही बाहर लाया गया। ये फैमिली दिल्ली से आई थी, 4 लोग, एक फादर, एक मदर, एक बेटी और एक छोटा सा बेटा, रिपोर्टेडली सिर्फ 4 साल का। फादर और बेटी बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मदर को बाहर निकाला गया तो वो अब भी अपने बेटे को पकड़े हुई थी। मैं यहाँ कोई ड्रामेटिक लाइन ऐड नहीं करूंगा, कोई एग्जैजरेशन नहीं, क्योंकि जो सच में हुआ वो ऑलरेडी काफी है। और ये सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं थी, उसी क्रूज पर एक और फैमिली थी, एक ग्रैंडमदर, उनकी 40 साल की बेटी मरीना और मरीना का 4 साल का बेटा जहान, तीनों की डेथ हो गई। बोट पर मौजूद एक आदमी ने न्यूज चैनल को बताया कि उसकी वाइफ, उसकी सास और उसका नवासा एक ही पल में आंखों से ओझल हो गए। ओझल, बस यही वर्ड यूज किया उसने। ऑफिशियल डेथ टोल 13 तक पहुंच गया। सर्च ऑपरेशन कई दिन चलता रहा और आखिरी बॉडी संडे को रिकवर हुई। लेकिन ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब ये इंसिडेंट सोशल मीडिया तक पहुंचा तब एक और चीज सामने आई और उसने लोगों को और ज्यादा गुस्सा दिलाया। एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पे एक इमेज वायरल होने लगी। एक माँ, एक बच्चा पानी में, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए, और कैप्शन था, ये उनके आखिरी पल की तस्वीर है। करोड़ों लोगों ने उस इमेज को देखा, शेयर किया और धीरे धीरे वो फोटो इस पूरी ट्रेजेडी का सिंबॉलिक फेस बन गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक क्लैरिफिकेशन आती है। उनके अकॉर्डिंग वायरल इमेज का बर्गी क्रूज ट्रेजेडी से कोई कंफर्म्ड कनेक्शन नहीं था। ऑफिशियल्स ने इंडिकेट किया कि इमेज पॉसिबली एआई जनरेटेड थी या किसी अनरिलेटेड सोर्स से ली गई थी। किसी अननोन पर्सन ने एक रियल ट्रेजेडी की ग्रीफ को यूज करके एक फेक इमेज इंटरनेट पे डाल दी और सोशल मीडिया ने वेरिफिकेशन से पहले ही उसे हर जगह पहुंचा दिया। लेकिन फिर एक और रिएक्शन आया पब्लिक का, और इस बार सवाल इमेज पर नहीं था, अथॉरिटीज पर था। कई लोग ऑनलाइन ये पूछ रहे थे कि फेक फोटो क्लैरिफाई करने में अथॉरिटीज ने इतनी स्पीड दिखाई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की क्लैरिटी अब भी नदारद है। सोचिए, वेदर वार्निंग डॉक्यूमेंटेड थी, क्रूज स्टेट टूरिज्म सिस्टम के अंडर ऑपरेट हो रहा था, पैसेंजर्स सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठा रहे थे, 13 लोगों की जान गई और पब्लिक कॉन्वर्सेशन का एक बड़ा हिस्सा एआई इमेज डिबंकिंग बनकर रह गया। असली माँ और बेटे की स्टोरी वो रियल थी, वो डॉक्यूमेंटेड थी और उसे किसी एआई इमेज की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक वायरल फोटो को फेक प्रूफ करना शायद आसान था, मुश्किल सवाल कुछ और थे। ये डिजास्टर हुआ कैसे और वार्निंग्स के बावजूद इसे रोका क्यों नहीं गया? इन सब सवालों का जवाब समझने के लिए हमें 38 साल पीछे जाना पड़ेगा। सन 1988, 6 अप्रैल 1988, सेंट्रल वाटर कमीशन ने बर्गी डैम अथॉरिटीज को एक लेटर भेजा। उनकी कंसर्न डैम की मैसनरी स्पिलवे गैलरी, यानी कि डैम का वो सीमेंटेड पाथ जहां से पानी आता है, उसमें लीकेज ऑब्जर्व की गई थी। करेक्टिव मेजर्स रिकमेंडेड किए गए थे और फिर रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। लीकेज कंसर्न सिर्फ एक बार रिपोर्ट नहीं हुई थी, सालों तक रिपोर्ट्स में ये इशू वापस आता रहा।
रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, रिपीटेड वार्निंग्स, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन का क्लियर एविडेंस सामने नहीं आया। 1988 से 2006 लगभग 3 दशक से ज्यादा वक्त तक ये इशू रिपोर्ट्स में वापस आता रहा। फिर जनवरी 2026 में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी यानी NDSA ने नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक शो कॉज नोटिस इशू किया। जनवरी 2026 यानी क्रूज ट्रेजेडी से सिर्फ कुछ महीने पहले नोटिस में डैम सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर सीरियस कंसर्न्स रेज किए गए थे। मतलब इंडिया की डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कंसर्न्स रेज कर रही थी और साथ ही ये रिजर्वेयर टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए एक्टिवली यूज हो रहा था। अब टाइमलाइन देखिए, जनवरी में सेफ्टी कंसर्न्स ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए, फरवरी, मार्च, अप्रैल टूरिज्म ऑपरेशंस चलते रहे। फिर 30 अप्रैल को IMD वेदर अलर्ट के बावजूद क्रूज रिजर्वेयर में गई और उस रात 13 लोगों की जान चली गई। ये कहना सही नहीं होगा कि डैम लीकेज ने डायरेक्टली क्रूज एक्सीडेंट कॉज किया, लेकिन एक चीज जरूर सामने आती है, वार्निंग्स को कितना सीरियसली लिया जा रहा था। और शायद इसी वजह से इस ट्रेजेडी ने लोगों को सिर्फ इमोशनल नहीं किया, गुस्सा भी दिलाया, क्योंकि कई लोगों को लगा ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक पैटर्न था और इस स्टोरी का एक और हिस्सा है जो बहुत कम डिस्कस हुआ। जब किसी प्राइवेट कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन यूजुअली गवर्नमेंट करती है, लेकिन जब ऑपरेटर खुद गवर्नमेंट हो तो अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बरगी का क्रूज नर्मदा क्वीन मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर ऑपरेट हो रहा था। क्रूज ऑपरेशंस पूरी तरह स्टेट टूरिज्म स्ट्रक्चर के अंडर चल रही थी। एक्सीडेंट के बाद कुछ एम्प्लॉइज सस्पेंड किए गए, क्रूज पायलट, हेल्पर, टिकट काउंटर इंचार्ज, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी अनाउंस की। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी एक्सीडेंट साइट पर गए। पब्लिकली एश्योरेंस दिया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। स्टेट में क्रूज टूरिज्म टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पब्लिक के कुछ सवाल वही रहे। अगर रिस्क पहले से विजिबल थे तो स्ट्रॉन्गर प्रिकॉशंस पहले क्यों नहीं लिए गए? वेदर अलर्ट के बाद ऑपरेशंस रिव्यू हुए थे या नहीं? और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्चुअल में कितने इफेक्टिव थे? विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए कॉम्पनसेशन अनाउंस हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेकिन बरगी रीजन के लिए ये पहली बार नहीं था जब कॉम्पनसेशन और डिस्प्लेसमेंट एक साथ डिस्कस हो रहे थे। 1990s में जब रिजर्वेयर एक्सपेंशन के बाद विलेजेस डूबे थे, तब भी रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन को लेकर सालों तक डिबेट्स चलती रही। बरगी डैम, नर्मदा रिवर और उसके नीचे डूबे हुए गांव, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज और अधूरे प्रोमिसेस की हिस्ट्री, और उसके ऊपर टूरिज्म, क्रूजेस, सनसेट फोटोग्राफी, वीकेंड डेस्टिनेशन ब्रांडिंग, और फिर एक शाम ये दोनों दुनिया आपस में टकरा गई। एक स्टॉर्म में, एक कैप्साइज्ड क्रूज में और एक माँ की बाहों में जिसने पानी के अंदर भी अपने बेटे को नहीं छोड़ा। सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया, 13 बॉडीज रिकवर कर ली गई, फाइल्स खुल गई, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए और फिर धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ चीजें आज भी वही हैं। 1988 में जो लीकेज कंसर्न्स रिपोर्ट हुए थे, उनके सवाल अब भी वही हैं। 162 डूबे हुए गांव अब भी इसी पानी के नीचे हैं, और वो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज जिन्हें कभी नए घरों का प्रॉमिस दिया गया था, उनका स्ट्रगल आज भी खत्म नहीं हुआ। और एक सवाल जो शायद कभी ऑफिशियली आंसर नहीं होगा, अगर जनवरी 2026 की सेफ्टी वार्निंग्स के बाद किसी पॉलिटिशियन या उनकी फैमिली उस क्रूज पर होती, तो क्या वो 30 अप्रैल 2026 की शाम अलग होती? और अगर सालों पहले जब पहली बार वार्निंग साइन सामने आए थे, तब स्ट्रॉन्गर एक्शन लिया गया होता, या एटलीस्ट प्रॉपर इवैक्यूएशन अरेंजमेंट्स और सफिशिएंट लाइफ जैकेट्स होते, तो क्या इतनी मासूम जिंदगियां ऐसे खत्म होती? बरगी डैम के पास रहने वाले एक लोकल आदमी के बारे में कहा जाता है, वो रोज पानी को देखता था और एक ही बात कहता था, ये पानी मासूम नहीं है, इसमें बहुत कुछ डूबा हुआ है। शायद वो सही था, क्योंकि नर्मदा के नीचे सिर्फ गांव नहीं डूबे, जिम्मेदारियां भी डूबी और 13 लोगों की जिंदगियां भी।